नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों साथियों। मेरा नाम मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग। आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपके स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जो आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, सहायता करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में है। इसमें मैं कुछ आपको 9 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूवमेंट होगी। और मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप पूरी डिटेल में देखेंगे और इसको थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आपकी प्रैक्टिस में आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसका पहला टिप्स ये है कि आप सराउंडिंग योर एनवायरनमेंट विद योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। तो आप कोशिश करो कि आपके आजू बाजू का जो माहौल है वो थोड़ा इंग्लिश बोलने वाला हो जाए। तो आप इसकी शुरुआत अपने आप से शुरू करें, क्योंकि इनिशियली जो शुरुआत होती है इनिशिएट खुद से किया जाता है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट करते हो बोलने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है और आपके लिए इंग्लिश बोलने का बहुत बढ़िया मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि भाई मैं नेक्स्ट पर्सन अगर इंग्लिश बोलूंगा, क्या उसको इंग्लिश आती है, क्या वो मुझे इंग्लिश में जवाब दे पाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते हैं। दूसरा हो सकता है मैं कॉन्फिडेंट ही ना हूं, मेरे दिमाग ये चलता है क्या मैं सही इंग्लिश बोलूंगा, क्या मुझसे गलती तो नहीं हो जाएगी। हम इस चक्कर में अपनी इंग्लिश की शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले अपने आजू बाजू में, तो आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने का मौका कभी ना छोड़ें। आप शुरू करें हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे हेलो हाउ आर यू, ऐसे वाक्य से आप शुरुआत करें। हो सकता है नेक्स्ट पर्सन जिसको आप समझ रहे हो कि इंग्लिश समझ आएगी या बोलेगा नहीं, वो आपसे भी बेटर बोलता हो। तो इट मीन्स इंग्लिश में अगर आपको ये लगता है कि नेक्स्ट पर्सन नहीं समझ रहा या उसको ज्यादा आती है, तो ये आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो कोशिश करें आप सबके साथ छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें। और जितनी आप छोटी छोटी इंग्लिश बोलते जाओगे रोज की मर्रा की जिंदगी में, तो आप देखना आपके दिमाग में से वो हिंदी वर्ड जो है आपके परिचय देने का, किसी से बातचीत करने का, वो अपने आप ही स्किप हो जाएंगे। उसमें ऑटोमेटिकली इंग्लिश फिट हो जाएगी। आप इस बात को नहीं मानोगे, आपको लगेगा सर पता नहीं कौन से टिप्स दे रहा है, ऐसे तो होता ही नहीं कभी। देखिए, भगवान ने इंसान का जो दिमाग है उसकी प्रोग्रामिंग ही इस तरह से की हुई है, अगर वो जिस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा करता है उसी में माहिर हो जाता है। तो अगर मान लो आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ज्यादा बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके जो हिंदी वर्ड्स हैं या आपके प्रादेशिक भाषा के वर्ड्स हैं, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, वो वर्ड्स छूट जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपके मुंह से इंग्लिश के ही वर्ड्स आएंगे। उदाहरण के तौर पर, छोटा बच्चा जो स्कूल नहीं जाता, वो आजू बाजू माहौल से आ गया ना, वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ही वो बोलना सीख जाता है। मम्मा, पापा, चाचू, इवन बाइक, मोबाइल। हालांकि उसको मोबाइल की स्पेलिंग नहीं मालूम है, उसको ये भी नहीं पता ये मोबाइल जो बाइक है ये इंग्लिश वर्ड है या हिंदी के वर्ड है, पर वो बोलना शुरू कर देता है। पापा भी इसको ये नहीं पता ये हिंदी का वर्ड है या इंग्लिश का वर्ड है। तो इस तरह से अगर जिस वर्ड्स की आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, वो वर्ड्स आपके लाइफ में टिक जाएंगे और हिंदी के वर्ड्स आपके निकल जाएंगे। मैंने यहाँ पे अपने समाज में ऐसे भी लोग देखे हैं जो बोलते हैं हमें इंग्लिश नहीं सिखानी अपने बच्चों को, हमने अपनी मातृभाषा हिंदी में शिक्षित करना है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा नहीं भूलनी चाहिए। बाहर की भाषाओं से हमें, चलो, हमें बाहर की भाषा से हमें काम मिलता है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, पर हमें अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलनी चाहिए। पर वो ये लोग भूल गए हैं जब ये बोलते हैं कि हम मातृभाषा को ही लागू करेंगे, हम इंग्लिश की भाषा वाले लोगों से हम उनसे दूरी बना के रखेंगे। पहले वो ये बात मान लें कि क्या वो प्रॉपर हिंदी बोलते हैं, क्या वो प्योर हिंदी बोलते हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आज के समाज में हिंदी कोई बोलता नहीं है, वो बोलते हैं इंग्लिश, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को आपको ये बोलते सुना होगा, यार मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर की बहुत टेंशन है, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, कहीं सेटल हो जाएं, तो मुझे उनके फ्यूचर की बड़ी टेंशन, मैं अनपढ़ हूं। अरे भैया, अनपढ़ हो तो तुम्हें ये कैसे पता फ्यूचर, तुम्हें ये कैसे पता टेंशन? तुम्हें तो ये कहना चाहिए मुझे उनके भविष्य की चिंता है। पर जैसी प्रैक्टिस थी आपके आजू बाजू आ गया ना,
सराउंडिंग योर एनवायरमेंट। उसने यही सिखाया, फ्यूचर 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 फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, इसका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, समाज का फ्यूचर, देश का फ्यूचर, दुनिया का फ्यूचर। तो फ्यूचर आपके दिमाग से भविष्य निकल गया। तो हमारी दिमाग की प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है। तो उसके बाद टेंशन, चिंता, पता था हमें चिंता, पहले बोला करते थे आज से कुछ साल पहले चिंता, पर वो भी हमारे दिमाग से निकलकर अब टेंशन आ गया हुआ है। एक छोटी सी उदाहरण बताता हूं। आज से 5-7 साल पहले ना लोग बोलते थे बाजारों में बड़ी भीड़ है, दिवाली के टाइम पे अब निकल नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है कि ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। ये आजकल ऐसे नहीं बोलते आप। क्यों? आपको बताता हूं। आजकल बोलते हैं बड़ा रश है, मार्केट में बहुत रश होता है, बाजारों में रश देखो, ट्रैफिक रश ही रश है, बाइकों का रश, कार का रश। आपको पता है ये रश कहां से है? इंग्लिश वर्ड है। और हम इंडियंस ये भी सोचते हैं कि ये तो इंडियन वर्ड है यार, हिंदी का वर्ड है, ऐसे ही है। और वो कुछ लोग ये नहीं जानते ये वर्ड हिंदी के है ही नहीं, वो इंग्लिश के है। ये कैसे आए? वही प्रैक्टिस, आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट, चारों तरफ जो माहौल है ना, उसमें रश वर्ड घूम रहा है आजकल, भीड़ निकलेगा हुआ है। आप चाह के भी ना देखोगे ना, रश ही निकलेगा मुंह से। क्यों? उसकी इतनी प्रैक्टिस होगी, भीड़ नहीं आएगा। सो दैट मेरा कहने का मतलब ये है, जो वर्ड्स आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो वर्ड्स आपकी जुबान पे चढ़ेंगे, वही आपको बोलने में आसानी होगी और कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे आप। जैसे आप बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं मैं स्कूल में गया हूं, मैं स्कूल से ये सर्टिफिकेट लेकर आया हूं, उसके स्कूल में इतने नंबर आए, कॉलेज में ये है, यूनिवर्सिटी में ये हुआ, मेरे पास कार है, हमने नई कार ली है, मेरे पास बाइक है। अरे यार हिंदी में बताओ ना, हिंदी में क्यों नहीं बताते आप? अब वो भी सर मैं हिंदी तो बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहे हैं आप हिंदी? स्कूल, स्कूल तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी का वर्ड है विद्यालय या पाठशाला। आपने किताबों में पढ़ा होगा पाठशाला विद्यालय, पहले बोलते भी थे। आजकल देखो हमारी बदकिस्मती, हम हिंदी में स्कूल लिखते हैं, फलाना स्कूल, जब भी वहां लिखना फलाना पाठशाला विद्यालय। एक आदमी अनपढ़ है जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, वो यूनिवर्सिटी गया था, मैं यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हूं, आ जा यार लेने, मैं यूनिवर्सिटी गया था आज अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए। अरे हिंदी में बताना, तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं। उसको ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी को बोलते हैं विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। मेरे पास कार है, कार को इंग्लिश में बताओ, पता ही नहीं। दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन बाइक को बोलते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, ये मेरे आगे खड़े लैपटॉप है, कैमरा, तो ये सारे इंग्लिश वर्ड है। क्योंकि अंग्रेजों ने जो जो चीजें बनाई हैं, इन्वेंट की हैं, उन्होंने अपने ही इंग्लिश में नाम रखा है, तो हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। जो जो हमने हिंदी में बनाया है, रथ, घोड़ा गाड़ी, ये सारे हिंदी में है। तो जो चीजें हम इंडिया में बनाएंगे वो हिंदी भाषा में बनेंगे, जो फॉरेन से बन के आएंगे वो अंग्रेजी में ही होंगे। जैसे आप समोसा खाते हो, मटर खाते हो, पकोड़ा खाते हो, वड़ा पाव खाते हो, इसकी इंग्लिश नहीं है, इसको वड़ा पाव भी बोलो, इसको समोसा। हाँ, कुछ कंट्रीज में रिसोल्स बोलते हैं समोसे को, जलेबी को फन्नल केक कहते हैं, बट वो फन्नल केक प्योर नहीं है, वो केक क्या नाम, जलेबी जैसा लगता है पर वो जलेबी नहीं है। तो इट मीन्स जो जैसे जो जहां की पैदावार है, जो जहां की मैन्युफैक्चरिंग, वो उसी नाम से बोला जाएगा। तो आप कार, ये जितने भी बोल रहे हो ना, तो ये इंग्लिश के वर्ड है। तो इसी तरह से आप कोशिश करो अपने दोस्तों के साथ, उनको बोलो हाय, हाउ आर यू, हाउ इज गोइंग योर लाइफ। अगर वो बोलेगा या आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आपको बोलना पड़ेगा आई एम फाइन टू। हाउ इज गोइंग योर लाइफ, आप ऐसे बोलो व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप या व्हाट्स गोइंग ऑन। ये भी हालचाल पूछने का तरीका है कि क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, क्या कर रही हो आजकल। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलो। किसी से कुछ चीज मांगनी है तो प्लीज, प्लीज गिव मी, प्लीज गेट मी वाटर, तो इस तरह से प्लीज। तो अगर आपने, ये तो बेसिक इंग्लिश है, आपने फॉर्मल इंग्लिश बोलनी है तो आप ये बोले कुड यू गेट मी वाटर, कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं पेन ले लूं। आपको नहीं आता फॉर्मल तो बेसिक से आप चला लो। अगर आप कोई आपको धन्यवाद बोलता है तो आप देखो, धन्यवाद आजकल तो मुंह से निकलता ही नहीं, थैंक्स ही निकलता है। थैंक्स में भी वेरिएशन है, थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, अकेला थैंक्स। तो आप कितने तरह से उसको बोल सकते हैं। अगर कोई आपको थैंक्स बोलता है तो इट्स ओके, यू इज वेलकम, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई ऑनर, इस तरह से उसको उसका थैंक्स का आंसर करो। तो जब आप ऐसे बोलते जाओगे ना, आपके मुंह में ये वर्ड्स आराम से चढ़ जाएंगे और आप बड़े मजे से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। और छोटी छोटी बातों को बनाना सीखो, छोटी छोटी बातों से इंग्लिश बोलना सीखो। ठीक है, तो
ये तो था आपका पहला टिप्स कि आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो वो खुद बनाओ और कोशिश करो अपने आप से शुरुआत करो, ठीक है। टिप्स है स्पीक लाउडली, मतलब कि स्पीक आउट लाउड मतलब आपका जो भी आप इंग्लिश बोलते हो ना, प्रोनाउंसिएशन करते हो, तो आप थोड़ा ऊंचा बोलो, मन के अंदर मत बोलो। आप जब भी कोशिश करो तो थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपको खुद भी सुनाई देगा। कुछ पहले तो आपको नहीं पता चलेगा, पर जैसे जैसे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन गलत बोलता हूं। क्योंकि आप जब ऊंचा बोलोगे ना, जोर से बोलोगे, तो आपको आपके कानों पे भी आपकी आवाज सुनाई देगी। फिर आपको लगा हाँ यार, मैं थोड़ी कुछ वर्ड्स गलत बोलता हूं, मैं इसको ठीक कर लूं। तो आप सेल्फ मतलब खुद ही अपने आप को रिमार्क कर सकते हो, उसकी मिस्टेक को सही कर सकते हो। तो कोशिश करो आप जब भी इंग्लिश बोलो तो थोड़ा सा स्पीक लाउड बोलो, ठीक है। तो स्पीक आउट लाउड मतलब स्पीड जोर से बोलना है, तो चाहे स्लोली स्लोली बोलो पर आराम से बोलो, क्लियरली बोलो। अगर कुछ चीजें आपको नहीं समझ लगती तो आप गूगल में ट्रांसलेटर लगा के उसको सही प्रोनाउंसिएशन को सुनो कि उसके प्रोनाउंस कैसा है, तो उसी तरह से आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करो। क्लियर हुआ? तो थर्ड थर्ड है हैव कन्वर्सेशन विद नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज। आप कोशिश करो ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो नेटिव इंग्लिश बोलते हो, जिनकी नेटिव लैंग्वेज हो। मतलब नेटिव लैंग्वेज मतलब उनकी मातृभाषा इंग्लिश हो। जैसे अमेरिकन हैं, ब्रिटिशर हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, कैनेडियन हैं। आजकल तो फेसबुक आ गया हुआ, फेसबुक में आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकते हो। तो आप कोशिश करो कि आप ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो जो इंग्लैंड से हैं, अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा, न्यूजीलैंड से हैं, जहां पे अंग्रेजी एक नेटिव भाषा की तरह बोली जाती है, मातृभाषा की तरह। ऐसे लोगों का एक समूह बनाओ, उनके साथ कन्वर्सेशन करो, चैट करो। आप चैट करोगे तो नेचुरली वो भी तो आपको आंसर करेंगे, तब आपको पता चलेगा वो नेटिव में किस तरह से बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो मैं नहीं ये कर सकता, आई कैन नॉट डू, तो नेचुरली अब जब नेटिव भाषा वाले लोगों से बात करोगे वो बोलेगा आई कैन डू इट, आई कैंट डू इट। तो आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, तो आपको पता लगा हाँ यार ये मेरी गलती है, मैं आगे सब ऐसे बोलूंगा, मैं कैन नॉट नहीं बोलूंगा, मैं कांट बोलूंगा। आप बोलते आई डोंट नो, उसने बोला डू यू नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय कंट्री, आप बोलते आई डोंट नो, आई डू नॉट, तो वो बोलेगा ओ। अगर आपने आपको आपको आप उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी तो बोलेगा, उसको पता होगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा आई डोंट नो, पर वो ऐसे नहीं बोलेगा। नेटिव लैंग्वेज वाला बोलेगा डू नो, आई डू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई डू नो। तो आप इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे और फ्लुएंट बना लेंगे बहुत जल्दी। और कोशिश करें कोई आपका अच्छा फ्रेंड बन रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है आपका फेसबुक में, स्नैपचैट में, इंस्टाग्राम में, तो आप वॉइस मैसेज भेजना शुरू कर दो उनको। वॉइस मैसेज से वो सुनेगा, समझेगा, फिर वो भी अपना वॉइस मैसेज भेजेगा। वॉइस मैसेज में आपको थोड़ा सा पता चलेगा उसका एक्सेंट क्या है, वो किस एक्सेंट से बात करते हैं। आप देखो आप मान लो मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, व्हाट आर यू डूइंग मैन, टेल मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपको नहीं समझ लगे, आप बोलोगे मैं इसको कैसे बोलूं। तो जब आप नेटिव इंग्लिश वालों से बोलोगे ना, तो अगर वो आपसे इंग्लिश नहीं समझ पा रहे आपकी, तो वो बोलेंगे सॉरी, पार्डन, ये जो बॉडी रिएक्शन है ना साथ में, इसमें पार्डन प्लीज, सॉरी। अब क्या है कि हमने जो सॉरी सीखा है वो ये कि गलती करने को, कि जहां गलती होगी तो हम बोलते हैं सॉरी, ठीक है। पर यहां पे वो सॉरी इसलिए नहीं बोल रहा, वो कहता मुझे समझ नहीं लग रही, आप रिपीट करें। तो आप क्या बोलोगे अगर आप होते तो? आपने बोला प्लीज रिपीट व्हाट आर यू सेइंग, रिपीट प्लीज, देखा ना। तो नेटिव इंग्लिश वाला ऐसे नहीं बोलेगा, अगर आपकी भाषा नहीं समझ लगी बोलेगा सॉरी, इस तरह से आगे आगे, सॉरी, पार्डन प्लीज। इसका मतलब जो आप कह रहे हो वो उसको समझ नहीं लगेगी, तो वो ऐसे बोलेगा। आप बोलोगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड यू, इसे ऐसे बोलोगे ना। तो नेटिव इंग्लिश में बोलेगा आई डिडंट गेट यू। आप बोलोगे आई अंडरस्टूड, वो कहेगा आई गॉट इट, आई गॉट इट। देखो आई अंडरस्टूड मैं समझा, आई गॉट इट, छोटा सा गॉट इट। तो इस तरह से आप नेटिव इंग्लिश में जब किसी के साथ कन्वर्सेट करोगे तो उसके साथ आप ज्यादा समय बिताओगे चैटिंग में, वॉइस मैसेज में, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली फ्लुएंट हो जाएगी। आपको वो एक्सेंट, वो स्लैंग,
वो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड सीखने को मिलेंगे जो आपने शायद किताबों में अपनी ग्रामर की बुक में नहीं सीखी होगी। जैसे मैंने अभी बताया, उसने बोला कैंट, उसने कांट नहीं बोला, कैनोट नहीं बोला, कैंट। इसे बोलते हैं स्लैंग, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स। जैसे आपने बोला आई डोंट नो, डू नो, आई डू नो, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन वर्ड, स्लैंग्स, नेटिव इंग्लिश की। तो आपने तो किताबी सीखी हुई थी ना, तो प्रैक्टिकल तो आपको आती नहीं थी इंग्लिश, तो आप बोलोगे हाँ यार वाकई जब ये बोलते हैं तो थोड़ा डिफरेंट बोलते हैं। आप बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, बोलते हैं थैंक्स, थैंक्स, ओके। अगर आप बोलोगे, आप किसी को बोलोगे थैंक्स, वेलकम, आप बोलोगे वेलकम, वेलकम। तो दैट इज द स्लैंग्स एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स। तो आप जैसे ही ऐसे दोस्तों का माहौल बनाओगे तो वो आपको नेटिव इंग्लिश में स्लैंग्स, कॉन्ट्रैक्शंस, स्मूथनेस, फ्लुएंसी सिखा देंगे। तो आप माहौल बनाए अपने प्रैक्टिकली लाइफ, आप अपने पर्सनल लाइफ में और अपने ऑफिशियल लाइफ में ऐसे दोस्त बनाओ, चूज करो और चैटिंग करो। कुछ यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप नेटिव लैंग्वेज वालों के साथ ही बोलें। आप इंडिया में ऐसे ऐसे इंग्लिश बोलने वाले बैठे हैं, साउथ के चारों स्टेट देखो, महाराष्ट्र देखो, गुजरात में देखो, दिल्ली में देखो, गुड़गांव देखो, चंडीगढ़ में देखो, नोएडा में देखो, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले बैठे हैं। एक बार शुरू करके तो देखो, फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार बहुत है, इंडिया में भी अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले बहुत है। क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, राइट अबाउट योर डे। आप एक छोटी डायरी लिखा करो, उसमें आप हमेशा ये नोट करा करो कि मैंने आज क्या किया। तो राइट इन इंग्लिश, तो मैंने आज क्या किया, इसको अपने मन में बना के रात को सिर्फ आप 10 मिनट दो अपने आप को। 10 मिनट तो निकाल सकते हो, 10 से 15 मिनट निकालो, डायरी बनाओ, डायरी में लिखो जो जो मैं करता हूं। सिंपल सी बात है, जो जो आपने किया है वो सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। बस आई डिड दिस, डिड मैंने किया, आई वोक अप, आई वोक अप में बोला था आई गॉट अप अर्ली टुडे, जल्दी उठा, आई वेंट देयर, आई प्रेड एंड आई थॉट, आई बॉट, आई परचेज, आई कुक्ड, आई एट, आई हैड, आई टुक। इस तरह से आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते जाओगे ना, क्योंकि आप हमेशा याद रखना, हम इंग्लिश में जब भी सीखते हैं तो वर्ब सीखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सीखते हैं। गो मैंने जाना, ईट मैंने खाना, वट एवर जो भी है आपका, रीच मैंने पहुंचना, तो हम उसी से इंग्लिश सीखते हैं। पर रियल लाइफ में ना, जब हम रियल लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं तो हम ज्यादा पास्ट की बातें करते हैं। मैंने आज ये किया, कल मैंने वो खाया, वो उससे मिला, हमारी मीटिंग हुई, ये फैसला लिया, कमेटी ने ये फैसला लिया कल। तो ये सारे पास्ट में, तो पर हमें पास्ट को कैसे बताएंगे? पास्ट का रूल है सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म ने हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो जब हम सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म की प्रैक्टिस नहीं करते तो हम कभी बोल नहीं पाते हैं उसको। समझे आप बात? तो जब आप बोल नहीं पाते हैं तो सोचते रह जाते हैं, यार मैं जल्दी उठा, आज जल्दी तो कैसे बोलूंगा? गेट अप तो होता है उठना, तो उठा, गॉट अप, सेकंड फॉर्म गॉट अप है ना, तो थोड़ा अड़क जाते हो। मैं गया, आई गो, पर गया ना मैं, तो वेंट, थोड़ा आपने सोचने में टाइम ले लिया। जब आप बोलते हो अटक जाते हो वहां पे। फिर आप बोलते हैं मैंने ये खाया, ईट, ईट है तो सेकंड फॉर्म होगा एट। अगर आप हैव कहते तो हैड बनाना पड़ेगा, टेक कहते तो टुक करना पड़ेगा। तो आप बोलते वक्त आपका स्टेमिंग होगा। स्टेमिंग का मतलब हकलाओगे आप, थोड़ा टाइम लोगे। तो उससे बेटर है आप किसी प्रैक्टिस करो लिख के। तो आप जितनी भी डेली रूटीन है, खासकर जो आपने किया है आज के बारे में, वो लिखें। वो सारी की सारी पास्ट में होंगी। तो जब आप पास में लिखेंगे तो उसका एक फायदा होता है, जब आप लिखते हैं ना तो आपको टाइम मिल जाता है, आपके दिमाग में सोच आ जाती है, मैं ये सेंटेंस बना रहा हूं तो इसमें क्या है, हाँ सेकंड फॉर्म, गेट गॉट अप, मैंने ब्रश किया, ब्रश द टीथ, तो मैं सैर को गया, आई वेंट टू। अब मैंने सोचा अगर मुझसे गलती होगी तो मैं इसको रब करके सही कर लूंगा, गो का वेंट। बट जब आप बोलते हो ना वाइल स्पीकिंग, तो वो गलत हो गया ना। आपके मुंह से अगर गेट अप ही निकल गया, गो ही निकल गया पास में, तो फिर वो गलत हो गया सेंटेंस। फिर आप इंसल्ट फील करोगे, एम्बैरस फील करोगे। इससे अच्छा लिख के प्रैक्टिस करो। जब आप लिखना शुरू करोगे तो आपको पता लग जाएगा सेकंड फॉर्म ये है, ये है, ये है। बार बार लिखने से आपको वो रैपिडाइज हो जाएगा। आपकी एक ऑटोमेटिकली घर बैठेंगे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको किसी गाइड, किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, कभी आप कहीं देखते हैं कुछ लिखा हुआ, आपको पता नहीं लगता ये कौन सा वर्ड है, डायरी निकाली, लिख लिया कि मैंने ये देखा हुआ था, इस पोस्टर में ये लिखा हुआ था,
तो इसका मीनिंग क्या है, तो वो लिख लो, क्योंकि आप घर जाते वक्त या मोबाइल में निकालते वक्त भूल जाओगे, क्या पता आपके पास कोई काम आ जाए, कॉल आ जाए। तो इससे अच्छा वो मैंने बोला ना, राइट करना, एक डायरी रखो, उसमें वर्ड उसी टाइम निकालो, लिख लो। मैं क्या करता, जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे ऐसे बहुत सारी वोकैब्स की दिक्कत आती थी कि हम ग्रामेटिक तो स्ट्रांग हो चुके थे, हमें प्रॉब्लम आती थी वोकैब की। तो मैं एक डायरी रखा करता छोटी, जब मैं कहीं जाता था, कहीं पोस्टर देखता था, बैनर देखता था, मैं वो वर्ड्स को लिख लेता था। कुछ तो मुझे नए वर्ड्स मिल जाते थे, सिनोनिम वर्ड्स, कुछ सिनोनिम वर्ड्स के मीनिंग भी पता लग जाता, यार ये है इसका मीनिंग, माय गॉड। जैसे मैं सिंपल सी आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक बार मारुति की एड देखी, तो मारुति का बहुत बड़े बैनर लगे, यू काउंट ऑन अस, ये लिखा था, यू काउंट ऑन अस, COUNT, काउंट ऑन अस। तो ऐसे मारुति की हर मॉडल की कारें लगी हुई हैं, तो उनके मैकेनिक्स ऐसे खड़े हैं। तो मुझे लगा कि शायद काउंट मैंने था गिनना, कि आप हमारी गाड़ियां गिन सकते हैं कितनी बिकती हैं हिंदुस्तान में, तो यही इसका स्लोगन है इस पोस्टर का। तो मैं उसी को समझ के बैठा हुआ था। एक दिन मैंने वो लिख लिया, मैंने बोला यार चलो इसको लिख लेते हैं। तो मैंने एक इंग्लिश मूवी देखी, तो वहां काउंट का सेम ऐसे आया, यू काउंट ऑन मी। मैंने बोला यहां तो गिनती करने के लिए बात ही नहीं कर रहा वो, यू काउंट ऑन मी। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, मैं कहा हाँ यार, ये मैंने देखा हुआ ना वो डायरी में, मैं कहा हाँ यार ये मारुति कंपनी में भी लिखा हुआ है, यू काउंट ऑन अस। इसका मतलब फिर गिनती करना नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ और हुआ। तब मुझे पता चला, मैंने जब गूगल में सर्च किया, मुझे तब पता चला COUNT काउंट तो हम गिनते हैं, इस काउंट का मतलब विश्वास भी होता है, ट्रस्ट, बिलीव। देखो कितने वर्ड्स हैं, मुझे तो इतना ही पता था, ट्रस्ट, बिलीव, फेथ, ये 3 पता था मुझे, ठोक के लगाते थे हम लोग। फेथ की सेकंड फॉर्म नहीं होती, ट्रस्ट, ट्रस्ट है ना, तो हम ऐसे चलते थे। पर जब मुझे ये पता लगा तब मेरी आंखें खुली, नहीं यार, हमें थोड़ा सा राइट करना चाहिए, नोट करनी चाहिए वर्ड्स। तो तब मुझे पता चला कि मारुति कंपनी कहती है यू काउंट ऑन अस, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सर्विस, क्योंकि वो बोलते हैं कि लद्दाख तक हमारे मारुति के सर्विस स्टेशन है, अगर गाड़ी आपकी वहां भी खराब हो जाती है तो वहां पे भी हमारी कंपनी के सर्विसेज सबको सेंटर से मिल जाएंगे, आप हम पे विश्वास कर सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में नेटवर्क इतना बड़ा है। तो उस मूवी में भी वो बोला था कि आप तुम मुझ पर विश्वास करो, यू काउंट ऑन मी। तब मुझे पता चला। तो इस तरह से डायरी लिखने से मुझे बहुत सारे वर्ड्स पता लगे, और मैंने फिर आगे अपने दोस्तों को बताया, फिर हमने ऐसे सीखा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ये शेयर करता हूँ कि बेटा आप थोड़े डायरी लिखा, शाम को लिखा कर, आपने जो भी किया होता है, इससे आपके सेकंड फॉर्म का हैंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट फॉर्म से, बचपन से आपको वर्ब सिखाई जाती है तो आप फर्स्ट फॉर्म ही लेके चलते हो, पर जब प्रैक्टिकली लाइफ में आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो 50% तो सेंटेंसेस पास के हो जाते हैं, तो आप सेकंड फॉर्म नहीं बोल पाते। लिख लोगे आप बड़ी जल्दी, पर जब जब आप ज्यादा लिखोगे तो वही आपके जुबान में चढ़ जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई थिंक, मुझे लगता है ये टिप्स आपके बहुत यूजफुल होगा, तो कृपया जरूर करें। तो नेक्स्ट है, आगे है 5th टिप्स है, रिकॉर्ड योरसेल्फ। मैं अपने बच्चों को बोलता रहता हूं कि जब भी आप मेरे पास इंग्लिश सीखते हो तो घर में जाकर कोई एक पैराग्राफ पढ़ो, कोई एक पैराग्राफ ले लो, न्यूज़पेपर की कटिंग ले लो, कोई एक मैगजीन की कटिंग ले लो, आप उसका मीनिंग मत निकालो, आप उसको पढ़ो, फास्ट पढ़ने की कोशिश करो, उसकी रिकॉर्डिंग लगाओ। रिकॉर्डिंग लगाने के बाद फिर आप सुनो कि आप किस तरह से इंग्लिश बोलते हो, फिर आपको पता लग जाएगा आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन कितना सही है कि नहीं है, आप वर्ड्स में किस तरह से बोलते हो, और वर्ड्स बोलते वक्त वर्ड्स को डिलीवर करते हो, अपनी सांस को एक्सेल करते हो या इनहेल करते हो। क्योंकि यहां पे मैं आपको एक टिप्स देता हूं कि व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो आप अपने वर्ड्स को डिलीवर करो, डिलीवर करो मतलब बाहर की तरफ फेंको, सांस को बाहर की तरफ, तो आपकी इंग्लिश स्मूथ बनेगी। हम क्या है, हम एशियन कंट्री की जितनी भी भाषा है, खासकर इंडिया की जितनी भाषा है ना, वो उसमें हम सांस को अंदर खींचते हैं, क्या कर रहा है, कहां जाना है, ये सब कैसे कर रहे हो, ये वीडियो को बना रहे हो, हम अंदर सांस खींचते हैं। इंग्लिश बोलते वक्त ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा टेक्निक ऑलरेडी करो। देखो, आप इंग्लिश में ऐसे बोलते हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू मेकिंग दिस वीडियो, व्हाई आर यू शाउटिंग इन द क्लास, इसको ऐसे बोलो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। व्हाट आर यू डूइंग, बात करो, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाई आर यू मेकिंग दिस वीडियोस, व्हाई आर यू शाउटिंग, व्हाई आर यू शाउटिंग, व्हाई आर यू शाउटिंग, देखो, व्हाई आर यू शाउटिंग, दैट इज अ नेटिव स्लैंग, लग गया, होगी फ्लुएंसी स्टार्ट। बट
आप ऐसे बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज डूइंग, इट्स ओके, इट्स ओके, सॉरी, सॉरी, दिस है। तो जब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको तब पता चलेगा मैं कितना पद्धा बोल रहा हूं यार। सुनने में अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो जब मैं दूसरे के सामने बोलता हूँ उसको कितना अच्छा लगता होगा, तो वो तो मन में मन में हंस रहा होगा। तो आप अपनी गलती को खुद ही पकड़ लोगे, तो खुद ही उसको ठीक करने के लिए उसमें मेहनत करनी शुरू कर दोगे। तो इसमें एक चीज और है, अगर कुछ वर्ड्स आपको नहीं बोलने आते हैं तो वहां पे ना आप गूगल में सर्च करोगे तो वहां पे वो आपको उसका टुकड़े पार्ट बता देंगे कि कैसे वो तोड़ तोड़ के बोला जाना है। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन है तो ये बोला नहीं जाता, आप कभी इसको रिकॉर्डिंग भी करोगे तो इसमें क्या होता है, अब उस पे जहां जहां वॉवल्स होता है ना वहां पे कट लगा होता है। वॉवल्स आपको पता है ए ई आई ओ यू, जहां जहां ये सुनोगे ना वहां वहां वो समझो वो पार्ट उसका ऐसे है, कट है, ये सब जोड़ के बना है, क्योंकि वॉवल्स ही आपको यहां ये लाएगा ए ई आई ओ यू, तो इस तरह से वो कट मारता है। तो आप कंग्रेचुलेशन पूरा नहीं बोल सकते ना, तो आप बोलो कॉन्ग, आ गया ना वो इसके आया ना पहले इस पार्ट में, कॉन्ग रै आर आ गया, ले आ गया, शन शन में तो दो है आई ओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, इसको 50 बार बोलो तो आपको अपने आप उसकी स्मूथनेस, फ्लुएंसी बन जाएगी। और कोशिश करो जो पैराग्राफ आपने बोला है तो उसकी रिकॉर्डिंग की तो उसकी टाइमिंग नोट करो आप, फ्लुएंसी हेडफोन लगा के, ऐसे नहीं सुनना, यहां पे आप हेडफोन यूज करना। तो हेडफोन आप जो लगाओगे तो आपको देखना, फिर आप उसके बाद 20 बार फिर बोलो, उसका मीनिंग नहीं निकालना, तो उसको रिकॉर्डिंग नहीं करना, उसको 20 बार बोलो उस पैराग्राफ को, पढ़ियो 20 बार, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार। आप एक लंबी सांस लो, उसके बाद 21st जो 21वीं है उसकी फिर रिकॉर्डिंग लगाओ बोलते वक्त। जब आप बोलने के बाद वो रिकॉर्डिंग लगाओगे, पहली रिकॉर्डिंग और 21वीं रिकॉर्डिंग को आप जब सुनोगे हेडफोन में, आपको जमीन आसमान का आपके इंग्लिश स्पीकिंग में अंतर सुनेगा, डिफरेंस होगा। कैसे? नंबर एक तो आप यही देख लेना, आज ही देख लेना, आप ये वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करना, कोई भी मैगजीन, आप ये नहीं कि आपने यही पढ़ना है, कुछ भी आपको दिखता है मीनिंग नहीं निकालना उसका, अखबार की कटिंग है, मैगजीन आपकी टेक्स्ट बुक है, कोई भी निकालो, कोई बड़ा सा पैराग्राफ पकड़ो, जब आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे ना तो आप देख लेना, जब आपकी 21वीं रिकॉर्डिंग होगी ना उसकी टाइमिंग में बड़ा फर्क होगा, कम से कम 10-20 सेकंड का फर्क डाल देगा कि इतनी आप फास्ट बोल चुके होंगे पहली रिकॉर्डिंग से। सेकंड, आपके एक्सेंट में फर्क पड़ चुका होगा, वो अपने आप ही वो फ्लुएंटली के साथ साथ स्लैंग लगना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि आपने फास्ट बोलना शुरू किया, फास्ट बोलना प्रैक्टिस की, तो इस तरह से। तो आई थिंक ये बहुत यूजफुल है, ये मैं अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, और वो तो मेरे को रोज रात को भेजते हैं कि सर ये हमारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग, ये हमारी 21st रिकॉर्डिंग। माय गॉड, टाइमिंग देखो सर कितना बड़ा गैप है, 20-20 सेकंड का गैप डाल दिया हमने, और हमारी स्मूथनेस, मेरे पास तो इतने बच्चे मैसेज में भेजते हैं मुझे अपनी ऑडियोज, और मैं खुद भी सुनता हूं उनसे, फिर मुझे गुड बेटा इसको और इम्प्रूवमेंट करो। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं इंग्लिश सीखने के। तो आगे चलते हैं, आगे 6 है, करो आप मेमोराइज डिफरेंट फ्रेजेस। आप अपनी इंग्लिश में ना थोड़े थोड़े फ्रेजेस का इस्तेमाल करना सीखो। फ्रेजेस आपकी इंग्लिश को थोड़ा हाई लेवल बनाते हैं। तो आप समझोगे सर फ्रेजेस कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं पंक्तियां, मुहावरे, इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के फ्रेजेस, उसका इस्तेमाल करें, उसको याद करें, उसको अपनी स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में डालने की कोशिश करें, उसके मीनिंग आपकी इंग्लिश को बहुत बूस्ट करेंगे। और इसकी बुक्स भी आती हैं फ्रेजेस की बुक लाइए, आप उसको पढ़ें, नहीं तो आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल किसी दूसरी वीडियो में डाल दूंगा, तो जिसमें या मैं एक लेक्चर के साथ साथ सारी डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा। मेरी प्लेलिस्ट में देखना, मैंने 20-25 ऐसे ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की डाली हुई हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके फ्रेजेस वाली वीडियो में देखना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ये आपकी इंग्लिश को बहुत बूस्ट करेगा, और आपको ये सिंपल बेसिक इंग्लिश है आपको ये फॉरनर और एडवांस स्ट्रक्चर के इंग्लिश में लाके खड़ा कर देगा, और दूसरा आदमी आपसे इंप्रेस होगा, क्योंकि सिंपल इंग्लिश से आप कभी भी किसी के ऊपर इंप्रेशन नहीं डाल सकते। ऑफिशियल जितनी भी इंग्लिश है
उसमें फ्रेजेस का इस्तेमाल तो होता ही है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बोलते हैं वियर, वियर मैंने तो पहनना, हम उसको पुट ऑन भी कह सकते हैं, ये फ्रेजर है। पुट के साथ ऑन, जो वर्ब के साथ कुछ ऐसा वर्ड जोड़ दो तो वो फ्रेजर वर्ब बन जाता है, तो वो मीनिंग अलग ही मीनिंग बना देता है। जैसे पुट का मतलब होता है रखना, अगर मैंने पुट ऑन बना दिया तो पुट ऑन का मतलब होता है कि मैं कुछ चीज पहनता हूं, तो मैंने ये पहना। और कई बार कहते हैं पुट ऑन ये भी होता है, जैसे किसी का वजन बढ़ गया, आई पुट ऑन वेट। अब गेन भी होता है, आई गेन द वेट, तो आप ये भी कह सकते हैं आई पुट ऑन द वेट, यू पुट ऑन द वेट। देखो ये गेन की जगह मैंने पुट ऑन लगा दिया, वीर की जगह मैंने पुट ऑन लगा दिया। तो इस तरह से आप फ्रेजल वर्ड्स को यूज करें जो आपकी इंग्लिश को और बढ़िया बनाता है। जैसे एक छोटी और उदाहरण देता है, गिव, गिव का मतलब होता है देना, ठीक है ना, तो गिव अप कर दो। गिव अप के साथ बन गया किसी चीज का हिम्मत छोड़ देना, हार मान लेनी। जैसे मैं बोलता हूं आई नेवर गिव अप इन एनी कंडीशन, मैं किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता हूं, आ गया ना गिव अप। अब गिव अप वो भी होता है छोड़ देना। छोड़ देना मतलब जैसे मैं सिगरेट पीता था पहले, एक गंदी आदत थी, अब मैंने छोड़ दी, आई गिव अप स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग। तो मैंने ये फ्रेजेस का इस्तेमाल किया, गिव अप के साथ ही मैंने स्मोकिंग लगा दिया। अब ये हो गया कि मैं स्मोकिंग जो है मैंने छोड़ दी, वहां पे मैं हिम्मत नहीं आ रहा था। ऐसे ही है एक वर्ड रन, रन का मतलब दौड़ना। रन के अगर आउट लगा दोगे, रन आउट, तो ये हो जाता है कोई चीज की कमी होना या खत्म होना। अगर आपके घर में शुगर जो है, चीनी जो है खत्म हो रही है, तो आप कैसे बोलोगे खत्म हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो इज़ामार आईएनजी लगेगा, तो रन के साथ रनिंग लगा दो। द शुगर इज रनिंग आउट, प्लीज जाओ बाजार से जाकर ले आओ, रनिंग आउट। अरे शुगर खत्म हो गई, तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म, शुगर रैन आउट। तो देखा आपने फ्रेजर से कितनी अच्छी इंग्लिश बनाई। इसी तरह से है पुटअप, इसी तरह से है पुटअप। पुटअप का मतलब होता है कहां रह गए थे, मतलब रह जाना। वेयर डिड यू पुट अप लास्ट नाइट, कल रात कहां रह गए थे भाई, ज्यादा दारू हो गई थी तुम्हें। तो पुटअप, पुटअप का मतलब हुआ रह जाना, तो वेयर डिड यू पुट अप। ऐसे ही एक वर्ड ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल मतलब वो हर तरफ वही था, मतलब जैसे करता धरता। जैसे मैं ये कह सकता, माई फादर वॉज ऑल इन माई फैमिली, वो कोई भी काम होता था वही करते थे, डिसीजन वही लेते थे हर चीज का, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता था, बिकॉज वही करता धरता थे करके। माई फादर वॉज ऑल इन माई फैमिली। तो देखो फ्रेजर आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, आपकी इंग्लिश को एक तो बेसिक्स लेवल से ऊपर फॉर्मल लेवल पर एडवांस बनाता है। तो आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होगी। 7 टिप्स है बी कंसिस्टेंसी, मतलब बी कंसिस्टेंसी का मतलब कि ऐसा कभी नहीं करना आपने कि मैंने आज इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली, अब नेक्स्ट संडे को करूंगा अगले हफ्ते, या मैं 4 दिन बाद करूंगा। मतलब आप ये मत सोचो कि मैं हफ्ते में 1 दिन कर लिया प्रैक्टिस, 6 दिन रेस्ट कर लूंगा या 4 दिन बाद, नहीं। आपने अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तो जनूनी तौर पर रोज करनी है, प्रतिदिन करनी है, तो उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो बी कंसिस्टेंट हो जाए, कंसिस्टेंसी अपने बना के रखना है, अपने रोज की प्रैक्टिस करनी है, प्रतिदिन करनी है, जिससे आपको आदत पड़ जाए। अगर आप ये सोचोगे कि हफ्ते में 1 दिन प्रैक्टिस करके मुझे इंग्लिश आ जाएगी, तो भैया फिर आप ना ही प्रैक्टिस करें। तो आप कोशिश करो, देखो दिन में, पूरे दिन में अगर आप अपने लिए 1 घंटा या आधा घंटा भी निकालते हो, जिसमें 15-20 मिनट लिखने के लिए दे देते हो, तो आई थिंक ये कोई ज्यादा टाइम तो नहीं है, तो बड़े आराम से आप इंग्लिश सीख सकते हो और ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। इज इट क्लियर? 8वीं टिप्स है लिसन एंड इमिटेट। कोशिश करो आप हेडफोन लगा के गाने सुनो, इंग्लिश मूवी देखो या न्यूज चैनल देखो, कुछ भी ऐसा जो इंग्लिश में है विदाउट सबटाइटल, तो आप इमिटेट करने की कोशिश करो, मतलब नकल करने की कोशिश करो कि मैं भी इसी तरह से बोलूं, उनको नकल करो। मेरे ऐसे कई स्टूडेंट थे जो इंग्लिश गाने गा गा के सुन के उन्होंने अपनी इंग्लिश को बड़ा इंप्रूव किया। मेरा एक स्टूडेंट था, वो
करेबियन गाने बहुत सुनता था, तो उसकी इंग्लिश करेबियन स्टाइल की हो गई थी। फिर मैंने उसको बोला, मैं नहीं भैया ऐसे नहीं, थोड़ा अमेरिकन इंग्लिश गाने सुन, थोड़े ब्रिटिश के गाने सुन, क्योंकि वो ज्यादा ऐसे बोलता था। और जैसे करेबियन गाना था, डोंट वरी वे हैप्पी, डोंट वरी वे हैप्पी। तो ये गाना जो है वो करेबियन सिंगर है, वो मार्ले, तो वो मार्ले जो एक्चुअली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो इस तरह से बोलते हैं, वर्ल्ड हाउ आर यू, व्हाट आर डूइंग मैन, actually I missed you last night, that's why I call you, oh my god you are my brother and you never miss me, this kind of Caribbean English। तो ऐसे बच्चे सुन सुन के इमिटेट करके ऐसे बोलना सीख गए थे। आपको हैरानी होगी, मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए जो कोई कॉन्वेंट स्कूल से नहीं थे, सीबीएस स्कूल से नहीं थे, वो सरकारी स्कूल से थे। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, आप देख के कहोगे कि ये बच्चे, ये शक्लें भी इंग्लिश बोलती होंगी। इंग्लिश बोलने के लिए आपका कोई हाई स्कूल, मतलब कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड का पढ़ा होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से, जैसे आप स्टेट बोर्ड है, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, इस तरह के स्कूल से आते हैं गांव से, तो आप इंग्लिश बोलोगे। मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आप यहां देख रहे होंगे, ये बच्चे आज कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, या कोई इंडिया में अच्छी अच्छी जॉब्स में है, और आज इनके सामने इंग्लिश बोलने वाले डरते हैं। तो यार सर, ये क्या सिखा दिया आपने? क्योंकि एक बात हमेशा नोट करना, नेवर जज बुक बाय कवर। कभी भी बाहर वाले चीजों को देखकर उसके अंदर की क्वालिटी का अंदाजा नहीं लगाया जाता। क्या पता वो आपका भी बाप निकले। तो मेरे पास ऐसे बच्चे आते थे जो फटे हाल होते थे कपड़ों में, और सरकारी, वो भी एक प्लेयर, बॉक्सर। मेरे पास एक स्टूडेंट है, यहां पे आप तस्वीर में देख रहे होंगे, ये रेसलर है। ये रेसलिंग में आज ये इंडिया का एशियन जो है ना, स्टूडेंट्स जो एशियन गेम्स का, उनका कोच और रेफरी भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मुझसे पढ़ के गए हैं। इंग्लिश में अभी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और इन्होंने कंपटीशन की तैयारी भी मुझसे की। तो देखिए, ये कभी इन्होंने इंग्लिश से लेना देना नहीं था। क्यों? सारी जिंदगी गेम खेलते रहे, रेसलर रहे। एक लड़का जो है ये बॉक्सर था, ये आया था आर्मी की भर्ती की तैयारी करने। तो भारत सरकार ने फिर अग्निवीर कर दिया। अग्निवीर में क्या हुआ कि 4 साल की जॉब हो गई, तो बच्चों के दिल टूट गया कि हमारा तो फ्यूचर ही खत्म हो गया। फिर इसने मेरे पास आइल्स की तैयारी की। इसने बोला कि सर मुझे स्पोकन इंग्लिश कराओ। जब मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी तो बोलता, मैं जा सकता हूँ फॉरन? मैंने, हाँ तो आइल्स के टेस्ट दे, मैं तेरी तैयारी कराता हूँ। मैंने कुछ टिप्स दिए रीडिंग राइटिंग के, और फर्स्ट टाइम पे 6.5 बैंड ले गया, और आज कनाडा में है। तो पीआर है। तो इसी तरह से ऐसे कुछ बच्चे हैं, आप इनकी शक्लें देखकर कोई जज नहीं कर पाओगे कि यार ये इंग्लिश बोलते हैं, और सरकारी स्कूल से, वो भी रेसलर, कोई बॉक्सर, कोई जुडो कराटे में है। तो एक तो वो बच्चे आते हैं ना जो आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, वो अच्छे स्कूल से पढ़ लिख के आए हुए हैं, और प्रैक्टिस के लिए आते हैं मेरे पास। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका इंग्लिश से ताल्लुक ही नहीं, उनका माहौल नहीं था। वो आजू बाजू सारे गांव वाले। Good evening, guys. This is Deep, and I hope your guys doing well, and I hope you're sailing in the same boat as I am. And today I'm gonna share a journey with you, which has lots of ups and downs, and a lot of struggles. And that journey was my journey to learn English. As you can see, I'm just a normal Pindu guy, like pale in Amritsar, lived for my entire life, and I've been recently moved in Canada. And that thing only was possible because I did my IELTS stats and score 7 bands in each. And it was only possible if I have such command of English and my proficiency and all of the stuffs. But that thing was a real challenge. But hey, when there's a will, there's a way. And here's the saying goes like that. And it was the exact thing that happened to me. There was a will, but it was a lot of hard to find the way.
So somehow I met my mentor, friend, Gurung sir, Mr. Virender Gurung, to be properly. And I've spent my whole life just bunking the class, never attending classes and all the stuff. And when I passed out from 12th grade, I graduated from 12th grade, and it was really awful because there are not a lot of options in India. But my mentor told me from the basics, and here I am in the flesh, ladies and gentlemen, speaking English. And I'm just a Pindu guy, right? Just a Desi guy. But if I can do it, you guys can do it too. Like I told you, if there's a will, there's a way. And I want you to guys believe in yourself, because you can with the right guidance. Because if you go to the Virender sir, they're gonna teach you from the basics, like everything from the basics. And it's not like your regular stuff like plus ing plus ers es. Not at that. I know grammar is important, and we're gonna teach you grammar, but there's a different way. It's like our way to teach the grammar. And if you believe in yourself and you are really serious for your gaining your, perfecting and improving your English speaking, listening, writing, even if it's an IELTS stats, and even if you want to amaze your friends, you know the place. It's the Student Vision Center. Go there, check it out, and you'll see the difference. And we also do personalized classes, just like one-on-one sessions, just to be extra careful for the guys, like just to be extra, attention for the students who really need it to gain their English speaking experiences and a lot of stuff. As you can see now, I'm in Canada, but that could have been only happened. That could have been only gained because, which I couldn't, but that was only happened and made possible by Virender Gurung sir. So Student Vision is a center nearby the Apollo Pharmacy, and go check it out, guys, and I'm sure you'll be satisfied if you are really serious about your dreams. Because if you're gonna cut to the chase, if you're really serious about it, you're gonna love it. But if you are just going over there just to be just a random hooligan and just a random guy, it's up to you guys. So make the difference. It's your call. It's your boy Deep. See ya. इन्होंने उस माहौल को सुधारा, अपने आप को निखारा, और वो सारे कई उसमें से 80% स्टूडेंट मुझसे पढ़ के गए जो आज आर्मी में है या कुछ और जॉब्स कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, या वो भी फॉरेन जा चुके हैं. तो इस तरह का माहौल बनाओ आप भी, ठीक है? तो लिसन करो, सुनो और उसको इमिटेट करने की, जितनी आप इमिटेट करने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी इंग्लिश है. जैसे मैंने अभी आपको अमेरिकन स्टाइल में, अफ्रीकन स्टाइल में सुनाया, वेल हाउ आर यू, तो इस तरह से आप भी बोलने की कोशिश करो. या अमेरिकन इंग्लिश बोलते कैंट, आई कैंट डू इट, तो दैट इज अमेरिकन. तो आप इमिटेट करो, कोशिश करो एक्टिंग करने की, नकल करने की, तो आपको उससे जल्दी इंग्लिश आएगी. क्यों? आपका डर निकल जाएगा. लास्ट और सबसे लास्ट जो टिप्स है नोवा, वो है प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस क्या करना है? समराइज करना है. समराइज मतलब आप बड़ी इंग्लिश मत पढ़ो, लंबी लेंथ मत पढ़ो, आप उसको शॉर्ट करने की कोशिश करो. जैसे आप इसमें इस्तेमाल करो, जैसे कि कंजक्शन का इस्तेमाल करो. इससे क्या होगा? आपकी इंग्लिश समराइज हो जाएगी. आप लेंथी इंग्लिश मत बोलें, जितनी समराइज इंग्लिश बोलेंगे उतनी इंग्लिश बेटर होगी. जैसे नाउन में आप हु का इस्तेमाल करो, वेयर का इस्तेमाल करो, whom का इस्तेमाल करो, what का इस्तेमाल करो. तो ये वर्ड्स आपको इंग्लिश शॉर्ट करने में ज्यादा सहायक होगा. आप जैसे कंजक्शन का इस्तेमाल करें, although, though, in spite of, as soon as, ऐसे वर्ड्स जितने आप यूज करेंगे आप, तो उतनी आपकी इंग्लिश ज्यादा बेटर होगी. उदाहरण के तौर पे आपको एक चीज बताता हूं छोटा सा. Although he is not well, he come back. Although he is poor,
but he happy. Although he is poor, he is happy. कि हालांकि वो गरीब है फिर भी खुश है. छोटी इंग्लिश बोलो. मैथ एज डिफिकल्ट एज इंग्लिश. मैथ जो गणित है वो भी उतना ही टफ है जितना इंग्लिश है. देखो, खान एज स्मार्ट एज आमिर. सलमान खान भी उतना ही स्मार्ट है जितना कि आमिर खान है. इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप शॉर्ट इंग्लिश बोलो. किसी ने देखा मुझे पार्टी में, उसने बोला ये वही सर हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये वही वरिंदर सर है. दैट्स वरिंदर सर हु टीच यू इंग्लिश. देखो, दैट्स वरिंदर सर हु टीच इंग्लिश, कि ये वही वरिंदर सर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं. तो कितना शॉर्ट. समराइज करो. जितना आप समराइज करोगे आपकी बात का वजन आएगा. आपकी इंग्लिश एक तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, कंपाउंड क्लॉजेस बनेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे जो आपकी इंग्लिश को और इंप्रूव करेंगे. तो आई थिंक, मुझे लगता है मेरे ये 9 जो टिप्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ लगे होंगे और आप इसी तरह घर में प्रैक्टिस करें. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें.